हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है एक न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में बेटा हम डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, कूलम्स लॉ जिस पे बेस्ड बोर्ड एग्जाम्स में हो या आपके क्या कहते हैं जेई मेंस है, नीट है, सब में जो है क्वेश्चंस कूलम्स लॉ से पूछे जाते हैं। और एक फंडामेंटल लॉ भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसके बारे में आज हम डिटेल में जो है यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे, इन डेप्थ डिटेल में जाएंगे कूलम्स लॉ के। ठीक, देखो कूलम्स लॉ क्या है। बेसिकली कूलम्स लॉ, जब हम किसी दो चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड करते हैं, जैसे Q1 चार्ज हमारा, ये Q2 चार्ज है, और मान लेते हैं ये R डिस्टेंस पर अगर प्लेस्ड है, तो आपको पता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या उसको रिपेल कर रहे होते हैं, है ना। तो उस केस में अगर हम बात करें, जो Q1 चार्ज है वो इस Q2 को किस फोर्स से रिपेल करे, या Q2 Q1 को किस फोर्स से रिपेल करें। अगर उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम कूलम्स लॉ का जो है बेसिकली यूज करते हैं। तो कूलम्स लॉ बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने डिस्कशंस किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसी के इक्विवेलेंट जो लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारा कूलम्स लॉ है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है कूलम्स लॉ का, तो कूलम्स लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपका अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। ठीक है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड्स करेगा आपके चार्जेस के प्रॉपर्टीज पे। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, देखिए सिंपल ये कह रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा Q1 Q2 के बीच में, ये जो फोर्स होगा ये आपका होगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मतलब दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है इस मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लिखेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, एंड सेकंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच के लेट से सेपरेशन कितना है, r डिस्टेंस पे ये सेपरेट है, तो फोर्स जो होगा वो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। डायरेक्शंस क्या होगा वो आगे हम डिस्कशंस करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करते हैं तो यहां पे हमें इक्वेशंस मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। और जब यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे हम, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम यहां पे कांस्टेंट ले लेंगे K Q1 Q2 बाय r²। ठीक, तो देखो यहां पे k एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको एक बार। k जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। ठीक, इस प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे ये डिपेंड करता है। और दूसरा ये डिपेंड करता है एसआई सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो आपका क्या कहते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपको याद रखना है। ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा और ये डिपेंड करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब हो गया यहाँ पे कि वो एसआई सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, किस टाइप के सिस्टम के साथ आप डील कर रहे हैं उस सिस्टम पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आ गया तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो अगर हमारे पास क्या है, फ्री मीडियम है या फ्री स्पेस है, मान लेते हैं किसकी बात करेंगे हम, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस एंड एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम हम यूज करते हैं, एसआई सिस्टम यूज करते हैं। तो फ्री स्पेस एंड एसआई सिस्टम के लिए जो के का जो वैल्यू होगा
ये होता है बेटा आपका k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ यूनिट लिखेंगे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, ये k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ेंगे हम एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9। ओहो सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या कहते हैं वो अभी हम डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले हम k का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो वैक्यूम में जो फोर्स होगा F, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं तो उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा F, वो लगेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइंस में आपको यहाँ पे बता दूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक, तो ये लिखना है कि F इज प्रोपोर्शनल टू F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक, या ऐसे लिख देता हूं, दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे मैंने आपको लिख के दिया है कि जो फोर्स है, ये फोर्स जो चार्जेस है उस चार्जेस के मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्जेस के मीडियम पे डिपेंड नहीं, मतलब चार्ज किस मीडियम के अंदर रखा हुआ है उस मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, या जब मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कौन सा फोर्स आपका चेंज होगा, उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो यहाँ पे आप बने रहिएगा एंड तक। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास एक कांस्टेंट और इंट्रोड्यूस हमने किया था, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं। ये जो कांस्टेंट हमारा है एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं। ठीक, तो देखो इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देखो परमिटिविटी जो वर्ड आपका है, ये परमिटिविटी वर्ड आपका बना है परमिट से, परमिशन से, परमिट करना। मींस ये जो Q1 चार्ज है, ये जब इस Q1 चार्ज जब इस Q2 पे एक फोर्स फेंक के मारता है, मान लो ऐसे बोलता हूं मैं कि Q1 चार्ज ने Q2 पे एक फोर्स फेंक के मारा, तो वो फोर्स कहां से प्रोपेगेट होगा, इस मीडियम से। यहाँ पे जो भी मीडियम होगा आपका, एयर है, वैक्यूम है, या कोई भी मीडियम है, क्या उस मीडियम से प्रोपेगेट होगा। बिल्कुल होगा। तो अगर क्या उस मीडियम से प्रोपेगेट होगा तो वो मीडियम फोर्स को कितना अलाउ कर रहा है, वो फोर्स कितना उस मीडियम से पास हो पा रहा है, उसका मेजरमेंट लिया जाता है एप्सिलॉन नॉट से। अच्छा सर, एग्जांपल के थ्रू समझाइए। तो मैंने कहा देखो, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है ना, राम और श्याम मान लेते हैं, दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, झगड़ा होते होते वो लड़ाई पे कन्वर्ट हो जाता है। राम श्याम को घूसे घूसे बजा रहा है, घूसे घूसे बजा रहा है, अपने पूरे फोर्स से वो पंच पंच बजाया जा रहा है, और ऐसे लड़ते 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 वो पानी में गिर जाते हैं। मान लो पास नदी के पास लड़ रहे थे और पानी में गिरे, और जैसे वो पानी में गिरे, और राम अभी भी उसी फोर्स से श्याम के ऊपर पंच बजा रहा था। ठीक, तो आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि अब, क्योंकि राम पूरे फोर्स से पंच मार रहा है श्याम के मुंह में, क्या अब फोर्स क्या श्याम के जो फेस पर उतने ही मैग्नीट्यूड का पड़ेगा जितना एयर में पड़ रहा था। आप कहोगे नहीं सर, अगर एयर में घुसे बजाएंगे एक दूसरे पे तो फोर्स उतना नहीं लगेगा जितना एयर या वैक्यूम में लग रहा था। तो इसका मतलब जो वाटर मीडियम है, उस वाटर मीडियम ने क्या करा, उस फोर्स को एब्जॉर्ब किया या उस फोर्स को रिड्यूस किया।
मतलब उस फोर्स को वो कंप्लीटली वो अलाउ, तो हम एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका जो वैल्यू होगा बेटा ये हो जाएगा हमारा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं, डायमेंशंस अगर हम यहाँ पे निकालें तो इसका डायमेंशन आएगा तो वो कूलम का हो जाएगा 80, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन का हो जाएगा ml t-2 और मीटर का हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाए m-1, ठीक, l इंटू एल स्क्वायर, तो एल क्यूब ऊपर जाएगा तो एल की पावर -3, और t ऊपर जाएगा तो -2 प्लस का हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, t की पावर 4 और a का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा किसका, एप्सिलॉन नॉट का। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई एडवांस में, जेई मेंस में पूछा जाता है, या इस पे बेस्ड कभी ना कोई क्वेश्चंस आपका बन जाता है, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशंस हैं वो आपको याद होना चाहिए। ठीक हो गया, चलिए हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। इसकी बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की हम बात करते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस को जिस लाइन से आप ज्वाइन करेंगे उसी लाइन के अलोंग आपका फोर्स वर्क करेगा। जैसे लेट्स से हमारे पास दो चार्ज है, +Q1 और दूसरा चार्ज हमारे पास है +Q2 चार्ज। तो अगर Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इसी लाइन के अलोंग वर्क करेगा, इसी लाइन के अलोंग लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज F2 मान लेते हैं। Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा तो इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा, कितना लगेगा आपका F1 लगेगा। सेम एज इट इज, लेट्स से हमारे पास दो चार्ज, एक +Q1 है एक -Q2 है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन के केस में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो Q1 अगर Q2 को अट्रैक्ट करेगा तो इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा फोर्स सेंटर की तरफ उस डायरेक्शन में, और Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के लॉन्ग इस डायरेक्शन में लगेगा, F1 एंड F2। तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा याद रखना, फोर्स कभी इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा। फोर्स हमेशा इन दोनों चार्जेस को जिस लाइन से आप ज्वाइन करेंगे उसी लाइन के अलोंग आपका वर्क करेगा। क्लियर है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फॉर एनी मीडियम, किसी मीडियम के लिए, किसी मीडियम के लिए अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो लेट्स से जो मीडियम है उस मीडियम का जो परमिटिविटी है दैट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो उस केस में हम नेट फोर्स की बात करेंगे, तो वो नेट फोर्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे मीडियम भी फोर्स अप्लाई करेगा, जो मीडियम आपका है वो मीडियम भी फोर्स अप्लाई करेगा, और जब फोर्स अप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज नहीं होगा, बट नेट फोर्स आपका चेंज हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा किसी बॉडी किसी चार्ज पार्टिकल पर, तो इस केस में नेट फोर्स आपका होगा, नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q1 और Q2 दैट इज F net इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये आपका गिवन हुआ क्वेश्चन में कि अगर कोई मीडियम दे रखा तो उसकी परमिटिविटी क्या है, ये गिवन हुआ क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम K, ये इसको कप्पा भी पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, कप्पा भी पढ़ते हैं, इस टाइप से लिखा जाता है कप्पा, KA कप्पा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कप्पा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है बेसिकली ये क्या शो करता है, ये क्या किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इसकी डेफिनेशंस आप लिख लीजिएगा, अगर आपके पास नोटबुक है आप डेफिनेशंस लिखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। लिखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज, of a medium is defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space. It is defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space. परमिटिविटी ऑफ मीडियम और फ्री स्पेस का जो रेशियो होगा इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। तो यहां से अगर हम एप्सिलॉन लिखेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, तो कभी कभी इसको हम एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन आर से, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए हम इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम फोर्स वाले यहाँ पे एप्सिलॉन को रिप्लेस कर दे कि एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा इक्वेशन बनेगा एफ नेट का, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मतलब कप्पा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर।
ठीक। डिफरेंट मीडियम के लिए अगर हम एयर की बात करेंगे तो एयर के लिए डायरेक्टिव कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा। मेटल के लिए डायरेक्टिव कांस्टेंट का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। वाटर के लिए डायरेक्टिव कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 81 या 80 भी हम कभी कभी इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर फ्री स्पेस एंड सीजीएस सिस्टम। किसके लिए? सीजीएस सिस्टम के लिए हम बात करते हैं। अभी हम लोगों ने जो डिस्कशंस किया वो एसआई सिस्टम के लिए डिस्कशंस किया कि एसआई सिस्टम में हम कूलम्स लॉ को कैसे लिखेंगे। ठीक, अगर हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम में कूलम्स लॉ को कैसे लिखा जाएगा तो सीजीएस सिस्टम में कूलम्स लॉ लिखेंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बेसिकली कूलम्स लॉ है। नाउ सीजीएस सिस्टम में जो के है बेटा, इसको हम लिखेंगे, के का जो वैल्यू लिखेंगे, के यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, डायरेक्टिव कांस्टेंट नहीं है, के जो है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है इसका वैल्यू हमारा 1 होगा सीजीएस सिस्टम के अंदर। तो सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स लिखा जाएगा F दैट इज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम इसको? F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये इसको लिखा जाएगा डाइन में लिखा जाएगा, क्योंकि हम सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं और सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स होता है वो उसका यूनिट होता है आपका डाइन। ठीक, इसलिए फोर्स को डाइन में लिखेंगे हम लोग। और जो चार्जेस होंगे Q1 Q2 इसको लिखेंगे ESU। ESU चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं मैं 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 सॉरी 10 टू द पावर 9 ESU। ठीक, क्या होगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ठीक, ये ESU में इसका वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स जो है कूलम में कन्वर्जन है। कभी कूलम को अगर ESU में कन्वर्ट करना है तो आप ये कन्वर्जन यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और आर जो रखा जाएगा वो किस में रखा जाएगा? वो सेंटीमीटर में रखा जाएगा। आर किस में रखा जाएगा? सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे सीजीएस सिस्टम में कूलम्स लॉ क्या होता है, तो सीजीएस सिस्टम में कूलम्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है F दैट इज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक, और ऐसे सिस्टम में जो यूनिट होगा वो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर डायरेक्टिव कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे मीडियम का तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के आ जाएगा हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फोर्स। मीडियम किस तरीके से फोर्स को अफेक्ट कर रहा है। ठीक, दो चार्जेस के बीच में जो कूलम्स लॉ के थ्रू जो फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, या दो चार्जेस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, उस फोर्स पे मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मीडियम किस तरीके से उस फोर्स को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। ठीक, तो लेट से हमारे पास दो चार्ज है, हमारे पास दो चार्ज है। एक चार्ज यहाँ पे है +Q1 और मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा चार्ज है दैट इज +Q2। ठीक, और इसके बीच में कोई मीडियम है हमारा, इसके बीच में कोई मीडियम है। अगर इसके बीच में कोई मीडियम होगा तो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, है ना, मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे। तो इसके सराउंडिंग में, इस Q1 के सराउंडिंग में लेट्स से हम कुछ एटम्स अगर कंसीडर कर ले यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरीके से। Q2 के सराउंडिंग में कुछ एटम्स यहाँ पे कंसीडर कर लें कुछ इस तरीके से। देखो चार्जेस अपने सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल्स होंगे या जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? वो पोलराइज्ड करेगा, है ना। तो ये जो Q1 चार्ज है इसके सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा? वो पोलराइज्ड करेगा। अगर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज्ड करेगा तो इस एंड पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सेम एज इट इज। ये जो चार्ज Q2 है ये इसको नेगेटिव चार्ज देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये इंड्यूस्ड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चार्जेस के बीच में जो मीडियम होगा वो मीडियम खुद को क्या करेगा? पोलराइज्ड करेगा। मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो खुद को क्या करेंगे? वो पोलराइज्ड करेंगे। क्या करेंगे? खुद को पोलराइज्ड करेंगे। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब देखो सिंपली हम एनालाइज करते हैं फोर्स को, देखो अब ये जो Q2 जो चार्ज है, क्या ये Q2 चार्ज जो है क्या इस Q1 को रिपेल करेगा? बिल्कुल रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। किस फोर्स से भाई? F फोर्स से या F1 फोर्स से मान लेते हैं। अच्छा, अब ये जो मीडियम के अंदर जो इंड्यूस्ड चार्ज है कि ये नेगेटिव जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ है, क्या ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा?
बट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज क्यू है, ये पास में नेगेटिव चार्ज तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, बट अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। बट अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो तो रिजल्टेंट के केस में हम बात करेंगे कि जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव का लगेगा। तो इसका मतलब ये जो इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स है या इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स पे जो चार्जेस है वो इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज एफ एम। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम मीडियम का नेट फोर्स, मीडियम का फोर्स, सॉरी, मीडियम ने कितना फोर्स अप्लाई किया है। सेम एज इट इज, क्या इस Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगेगा क्या इस डायरेक्शन में लगेगा, F2, है ना। अच्छा, अब इस Q2 के सराउंडिंग में जो नेगेटिव चार्ज है, क्या इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये एक फोर्स फील करेगा इस डायरेक्शन में, क्या Q2 इस डायरेक्शन में एक फोर्स फील करेगा, दैट इज Fm, ये मीडियम का फोर्स होगा, है ना। अब अगर आप एनालाइज करो बेटा यहाँ पे, तो क्या ये जो F1 फोर्स है और ये जो Fm फोर्स है, क्या ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है? यहाँ पे भी अगर आप एनालाइज करो, क्या F2 फोर्स इस डायरेक्शन में है और Fm फोर्स इस डायरेक्शन में है, क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में? तो इसका मतलब ये जो मीडियम का जो फोर्स है, ये मीडियम वाला जो फोर्स है वो चार्जेस के नेट फोर्स को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि F1 हमारा और Fm दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो Q1 चार्ज है इस पे नेट फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, वो F1 माइनस Fm लगेगा। सेम एज इट इज मैं अगर बात करूं इस Q2 पे, तो इस Q2 पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्या वो F2 माइनस Fm लगेगा? क्या पहले F2 लग रहा था, अब F2 में से Fm माइनस हो रहा है, तो क्या अब फोर्स रिड्यूस होगा? बिल्कुल रिड्यूस होगा। तो इस केस में हमारा नेट फोर्स जो होता है वो रिड्यूस होता है, बट Q1 ने Q2 पे जो फोर्स लगाया वो फोर्स कभी भी चेंज नहीं होता है। Q1 ने Q2 पे जो फोर्स लगाया था उस फोर्स पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो फोर्स आपका चेंज नहीं होगा, बट मीडियम की वजह से Q1 या Q2 पे जो नेट फोर्स होगा बेटा, वो नेट फोर्स आपका रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक, तो इस केस में अगर हम बात करते हैं मीडियम ने कितना फोर्स अप्लाई किया, तो क्या यहां से मीडियम का फोर्स निकाल सकते हैं Fm? तो Fm अगर हम निकालेंगे तो ये जाएगा F1 माइनस एफ नेट। अगर मान ले डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का K है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको Fm, Q1 ने Q2 पे कितना फोर्स अप्लाई किया, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा, नेट फोर्स कितना जब मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो नेट फोर्स आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो क्या यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/K। ठीक, तो इतना फोर्स जो है मीडियम जो है चार्ज पार्टिकल्स पे क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ठीक, तो यहां पे लिख देता हूं फोर्स अप्लाइड बाय द मीडियम ऑन द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल पे जो है इतना फोर्स जो है वो मीडियम क्या करेगा, अपना अप्लाई करेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं, अगर हमारे पास लेट्स से कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस का Q1, ठीक, और यहां पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है माइनस का Q2। क्योंकि अब नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस के केस में क्या होगा, तो अगेन क्योंकि इस सराउंडिंग के जो मीडियम्स होंगे, इस मीडियम का आपका कुछ पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक दिस, इसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे मीडियम के इस चार्ज के पास में। ठीक, अब ये मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या चार्ज पार्टिकल या चार्ज जो है Q1 Q2 इसको पोलराइज करेगा? बिल्कुल करेगा। तो पोलराइजेशन के थ्रू यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा। इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस तरीके से मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, वो हमारे हो जाएंगे पोलराइज्ड। ठीक, चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा। अब देखो क्या इंड्यूस चार्जेस जो होंगे नेगेटिव चार्ज, देखो ये जो माइनस का Q2 है, क्या इस Q1 को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में?
बिल्कुल F1 फोर्स से, है ना। Q2 Q1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से। अच्छा, अभी जो मीडियम के जो नेगेटिव चार्जेस जो इंड्यूस्ड हुआ है, क्या नेगेटिव चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, FM? बिल्कुल करेगा। नाउ अब क्या Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा अपने डायरेक्शन में, बिल्कुल करेगा। तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो F2 लगेगा इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड वाइज F1 F2 दोनों सेम होंगे। ठीक, सेम ये जो Q2 चार्ज है, क्या इस Q2 चार्ज पे जो मीडियम के जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव जो चार्ज है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मीडियम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा FM। ठीक, अगर मैं बात करूं इस Q1 पे F नेट कितना होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं F नेट क्या F1 प्लस FM हो जाएगा। इस Q2 पे अगर मैं नेट फोर्स लिखूं बेटा, तो क्या इस Q2 पे नेट फोर्स मैं लिख सकता हूं F2 प्लस FM, क्या जाएगा F2 प्लस FM। तो क्या अब नेट फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, क्या अब नेट फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों मीडियम का फोर्स और चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स का वैल्यू दोनों ऐड हो रहा है। क्योंकि दोनों फोर्स का वैल्यू ऐड होगा तो इसका मतलब एफ नेट फोर्स क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। ठीक, इस वाले सिनेरियो में फोर्स रिड्यूस हो रहा था, F1 माइनस FM कर रहे थे। यहाँ पे आपका फोर्स देखो F1 प्लस F2 सॉरी F1 प्लस FM या F2 प्लस FM हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में अगर मीडियम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब फोर्स आपका नेट फोर्स, कौन सा फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स आपका क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। नेट फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर दो सिमिलर चार्जेस है, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, और उसके बीच में अगर मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बीच में मीडियम को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस केस में नेट फोर्स आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। बट Q1 Q2 पे या Q2 Q1 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस फोर्स पे कोई चेंज नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कूलम्स लॉ यहाँ पे चेंज नहीं होगा। बट याद रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में मीडियम इंसर्ट करेंगे, फोर्स आपका इंक्रीज होगा नेट फोर्स। और F माइनस Q2 और Q1 प्लस Q1 के बीच में अगर मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उस केस में फोर्स हमारा इंक्रीज होगा। इस केस में मीडियम ने कितना फोर्स अप्लाई किया, अगर वो आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपली आप यहाँ से एफ नेट में से क्या करेंगे, सॉरी F1 में से आप क्या करेंगे, एफ नेट को माइनस कर देंगे, नहीं, एफ नेट में से आप F1 को क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस करके आप मीडियम का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वैसे हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, हरी बात समझ में। ठीक, तो ये कुछ एक्स्ट्रा जो है एक्सप्लेनेशन मैंने कूलम्स लॉ से रिलेटेड आपको दिया है। कुछ पॉइंट्स और हम डिस्कशंस करते, एक पॉइंट्स और लास्ट हम डिस्कशंस करते, फिर हम सेशंस को एंड करेंगे। देखो, अगर मान लो हमारे पास दो चार्जेस पार्टिकल है, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है प्लस का, दूसरा हमारा प्लस का Q2 है। ठीक, और हमने क्या करा, इसके कुछ पोर्शन में हमने एयर रख दिया। मान लो ये डिस्टेंस पे आपका R1 डिस्टेंस है, इस R1 डिस्टेंस में यहाँ पे आपका एयर है मान लेते हैं। ठीक, और इसके R2 डिस्टेंस पे मान लेते हैं हमने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। ठीक, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2। ठीक, उस दोनों चार्जेस के बीच में कुछ पोर्शन में आपका एयर है और कुछ पोर्शन में आपका मीडियम है, और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स लगेगा। वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट के लिए सोचो कि हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इस सिनेरियो में, कि अगर एयर और मीडियम दोनों दे रखा हो है, कुछ पोर्शन में एयर कुछ पोर्शन में मीडियम दे रखा हो, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो हम फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में भी हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक हमें यूज करना पड़ेगा। क्या टेक्निक यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, याद रखिएगा। देखो, अगर हम बात करें दो चार्जेस Q1 Q2 अगर एयर में रखा हुआ है और या कोई मीडियम में रखा हो, मान लो मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा ये लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक,
अगर हम इस मीडियम को रिप्लेस कर दें, इस मीडियम को किससे रिप्लेस कर दे भाई, एयर से रिप्लेस कर दे, और हम ये चाहते हैं कि फोर्स सेम रहे, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, तो उस केस में क्योंकि हम मीडियम हटाएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हटेगा, और फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए हमें फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए हमें Q1 Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम Q1 Q2 की डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो फोर्स हमारा उतना ही रहेगा, या डिस्टेंस को कम कर देंगे तो फोर्स हमारा उतना ही रहेगा, मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो उस केस में हम एयर में भी उतना ही फोर्स लगा सकते हैं जितना वो मीडियम में लग रहा था। तो इस केस में अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं किसके साथ, इसको इक्वेट कर दूं, इक्वल लिख दूं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर एयर का स्क्वायर। ठीक, अगर दोनों को इक्वेट कर दूं तो मैं यहाँ पे मीडियम में डिस्टेंस और एयर में डिस्टेंस के बीच में मैं एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता हूँ। तो Q1 Q2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, के आर मीडियम का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एयर का स्क्वायर। तो आर एयर जो होगा, आर एयर, आर एयर दैट इज इक्वल टू रूट के आर मीडियम हो जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन आ जाता है कि अगर मीडियम को एयर से रिप्लेस करेंगे या एयर से मीडियम को रिप्लेस करेंगे तो उस केस में हमें डिस्टेंसेस को इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, वेरी कराना पड़ेगा, ताकि फोर्स हमारा सेम उतना ही रहे जितना पहले लग रहा था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस R2 जो मीडियम है इसको हम रिप्लेस कर देंगे एयर से। तो अगर इसको एयर से रिप्लेस करेंगे तो हमें उस केस में एयर में जो डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, एयर में जो डिस्टेंस हम लेंगे तो वो लेंगे डिस्टेंस रूट के R2। ठीक, ये भी एयर का डिस्टेंस है, ये भी एयर का डिस्टेंस है। तो उस केस में जो फोर्स आपका होगा F, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, एयर में ही लगाएंगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर एयर, दैट इज रूट के R2, रूट के R2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस केस में क्या निकालेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे अगर दो चार्जेस के बीच में डिफरेंट मीडियम्स गिवन है तो। ठीक है, डिफरेंट मीडियम अगर गिवन है तो उस केस में हम फोर्स इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक, तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, और बहुत मज़ा आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।